हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दो चोरों और उनके बेटों के कारनामे। एक बहुत ही मजेदार कहानी। भाग एक बार की बात है कि एक गांव में दो चोर रहा करते थे जिनका काम ही चोरी करना था। उसी से वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। क्योंकि वे सबसे ज्यादा मशहूर चोर थे, सो जब भी कहीं चोरी होती तो वह उन्हीं के सिर मढ़ी जाती, चाहे वो चोरी उन्होंने की होती या न की होती। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उन दोनों ने वह गांव छोड़ दिया। उन्होंने ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाने का फैसला किया और कोई काम करने के लिए पड़ोस के गांव में जा पहुंचे। शायद वहां के लोग उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे, सो एक घर वाले ने उनको अपने घर में नौकरी दे दी। उनमें से एक उस घर की गाय चराता था और दूसरा उसके चंपक के पेड़ को पानी देता था। जो चोर उम्र में बड़ा था, यानी बड़ा चोर, चंपक के पेड़ को सुबह से पानी देना शुरू करता, बाल्टी पर बाल्टी, बाल्टी पर बाल्टी पानी देता और तब तक देता रहता जब तक उस पेड़ के तने के चारों तरफ एक छोटा सा तालाब नहीं बन जाता। यही उसका काम था। पर यह सब बेकार था, क्योंकि जैसे ही वह वहां पानी डालता, प्यासी जमीन वो सारा पानी पी लेती और शाम आते आते तक तो वह बड़ा चोर तो पानी खींचते खींचते थक जाता, पर वह जमीन पानी पीते पीते नहीं थकती। तो वो जमीन पर लेट जाता और सो जाता। चोर जो उम्र में छोटा था, यानी छोटा चोर, उससे भी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। गाय जिसको वो चराने के लिए लेकर जाता था, देश भर की सबसे ज्यादा बुरी गाय थी। जब वह गाय को गांव के बाहर चराने के लिए ले जाता तो वह अपनी पूंछ खड़ी करके दूर भाग जाती। वह एक धान के खेत से दूसरे धान के खेत में भागती रहती थी। कभी वह मक्का के खेत में चली जाती और उसके ऊपर चलकर उसे खराब कर देती, कभी वह गन्ने के खेत में घुस जाती तो उसका खेत बर्बाद कर देती। इन सब कामों और दूसरों के खेतों में से जाने के लिए उन खेतों के मालिक को ही भुगतना पड़ता। वह एक खेत से दूसरे खेत और एक तालाब से दूसरे तालाब तक भागती, गाय के पीछे भागता रहता और उसके ऊपर से उन खेतों के मालिकों की गालियां भी सुनता जिनके खेत वह गाय बर्बाद करती, जो केवल उसी को नहीं बल्कि उसके ऊपर की 14 पुश्तों को भी मिलती। ये सब करते करते छोटे चोर का दिन बड़ा खराब बीतता। इतनी सब मुसीबतों से लड़ने के बाद वह शाम को जाकर कहीं उसको पकड़ पाता और उसको मालिक के घर ला पाता। उधर जब बड़ा चोर ये देखता कि छोटा चोर अब अपनी गाय चरा कर ले आया है, तब वह उठता। बड़ा चोर छोटे चोर से पूछता, भाई, तुमने मैदानों से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो छोटा चोर बोलता, क्या बताऊं भाई, आज मैं गाय को घास के मैदान के उस हिस्से में ले गया था जहां एक बहुत बड़ा पेड़ है। वहां पहुंचकर मैंने गाय को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया तो वह वहां बिना किसी परेशानी के चरने लगी। मैंने अपना गमछा पेड़ के नीचे घास पर बिछाया और उस पर लेट गया। अब इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि वहां लेटे लेटे मैं सो गया। और फिर जब तक सूरज नहीं डूब गया तब तक मेरी आंख ही नहीं खुली। मैंने देखा कि मेरी भली गाय मुझसे कुछ ही दूरी पर आराम से घास चर रही है। पर आज तुम्हारा दिन कैसा रहा भाई? बड़ा चोर बोला, ओह, मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। मैंने उस पेड़ में एक बाल्टी पानी दिया और वह सारा का सारा पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। इस तरह से मेरा काम तो हो गया था और बस अब सारा का सारा दिन मेरा था। मैं जमीन पर लेट गया और अपनी नई जिंदगी की खुशियों के बारे में सोचता रहा। मैंने सीटियां भी बजाई और फिर आखिर में मैं सो गया। बस अभी उठा हूं जब तुम यहाँ आए हो। बड़ा चोर बोला, काश मैं भी गाय चराता होता। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है अगर कल तुम मेरा काम ले लो और मैं तुम्हारा काम ले लूं तो? छोटा चोर बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बड़े भाई, मुझे तो तुम्हारा काम लेकर बल्कि बहुत खुशी होगी और मेरा काम लेने के लिए तुम्हारा भी स्वागत है। पर इसके बारे में मैं तुमको एक सलाह दे दूं। मैं सारा दिन नंगी जमीन पर सोने में कुछ तकलीफ सी महसूस करता रहा। अगर तुम वहां एक चारपाई ले जाओगे तो तुम वहां आराम से सो सकोगे। सो अगले दिन बड़ा चोर गाय को लेकर बाहर चला गया।
छोटे चोर की सलाह मानकर वो अपने साथ अपनी आसानी और आराम के लिए एक चारपाई भी ले जाना नहीं भूला और छोटे चोर ने घर पर रहकर पेड़ को पानी देना शुरू कर दिया। छोटे चोर ने सोचा कि या तो एक बाल्टी और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 बाल्टी पानी उस पेड़ के लिए काफी रहेगा। पर उसने देखा कि उस पेड़ के चारों तरफ की तो जमीन गीली करने के लिए भी 100 बाल्टी पानी भी काफी नहीं था। वह तो पानी खींचते खींचते थक गया था। अब तो सूरज भी नीचे जाने वाला हो रहा था, पर उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह बहुत थक गया था, सो उसने अपना काम छोड़ दिया और थक कर बैठ गया। बड़ा चोर मैदान में छोटे चोर से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। वो गाय को उस तालाब के पास ले गया जिसके बारे में छोटे चोर ने उससे कहा था। वहां पहुंचकर उसने बड़े पेड़ के नीचे अपनी चारपाई बिछाई और गाय को चरने के लिए खोल दिया। जैसे ही उसने गाय को खोला तो वह तो घास के मैदान में हेस को लांघती और गड्ढों के ऊपर से कूदती भाग गई। बड़े चोर के पास अब कोई चारा नहीं था, सो उसको उसके पीछे भागना ही पड़ा। वह सारे दिन उसके पीछे भागता रहा, उन खेतों के मालिकों की गालियां सुनता रहा जिन जिनके खेतों में से उसकी गाय जाती रही और उनको खराब करती रही। पर सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस चोर को गाय का पीछा करने के लिए अपने सिर पर चारपाई रखकर भागना पड़ा। वो उसको इस डर की वजह से कहीं छोड़ भी नहीं सकता था कि कहीं उसकी चारपाई कोई उठाकर ही न ले जाए। जब दूसरे चरवाहों ने, जो वहां अपने अपने जानवर चराने लाए थे, बड़े चोर को चारपाई सिर पर लेकर गाय के पीछे हांफते हुए भागते देखा तो उन्होंने खूब ताली बजाई और खूब जोर जोर से शोर मचाया। वो बेचारा भूखा और गुस्सा छोटे चोर से उसका काम लेकर पछताने लगा। बहुत सारी मुश्किलों को झेलने और दूसरे चरवाहों से सहायता लेने के बाद ही वह कहीं उस कीमती गाय को पकड़ सका। जब वह उस गाय को घर लेकर आया तब तक घरों में दिए जल चुके थे। रात को जब दोनों चोर मिले तो बिना एक भी शब्द बोले दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस दिए। शाम का खाना खाने के बाद वे सोने के लिए लेटे तो वे बात करने लगे। छोटा चोर बोला, बड़े भाई, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? बड़ा चोर बोला, बस जैसा तुम्हारा गया, शायद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। छोटा चोर बोला, मुझे लगता है कि हमारा इससे पहले वाला काम हमारे इस ईमानदारी के काम से, जैसा कि लोग इसे कहते हैं, ज्यादा अच्छा था। बड़ा चोर बोला, वो तो है ही, पर भगवान की कसम मैंने ऐसी गाय नहीं देखी जैसी कि यह है। इसको तो 1 सेकंड भी नहीं लगता कोई भी शरारत करने में। छोटा चोर बोला, शरारती गाय कोई अजीब चीज नहीं है, मैंने कुछ और गायें भी ऐसी शरारती देखी है, पर क्या तुमने इस चंपक जैसा कोई और पेड़ देखा है जो तुमको पानी देने के लिए दिया गया है? पता नहीं इतने सारे पानी का इसके नीचे क्या होता है, जब तक कि इसकी जड़ों के नीचे कोई तालाब ही न बना हो। कहाँ जाता है इसका पानी? बड़ा चोर बोला, मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि हम इस पेड़ के चारों तरफ खोद कर देख सकते हैं कि इसके नीचे क्या है। छोटा चोर बोला, हमको ये काम रात को करना चाहिए, जब घर का मालिक और उसकी पत्नी सो जाएं। सो आधी रात के बाद दोनों चोर उठे, उन्होंने अपने फावड़े उठाए और पेड़ के चारों तरफ खुदाई शुरू कर दी। काफी खुदाई करने के बाद छोटे चोर का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकरा गया और वहां अटक गया। दोनों की उत्सुकता बढ़ गई। छोटे चोर ने देखा कि वहां तो एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। उसने उस बर्तन में अपना हाथ डाला तो देखा कि वह तो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। पर उसने बड़े चोर से कहा कि ओह, यहाँ तो कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा सा पत्थर है। बड़े चोर को छोटे चोर पर कुछ शक तो हो गया, पर उसने अपने शक की छोटे चोर को हवा भी नहीं लगने दी। कुछ देर के बाद जब दोनों को वहां कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खुदाई बंद कर दी और सोने चले गए। 1-2 घंटे बाद जब बड़े चोर ने देखा कि छोटा चोर सो गया तो वह धीरे से उठा और उस जगह गया जहां दोनों ने खुदाई की थी। वहां उसको सोने के मोहरों से भरा बर्तन मिल गया। ये खजाना देखकर तो वो खुशी के मारे नाचने लगा। उसके पास ही उसने थोड़ा सा और खोदा
तो उसको एक सोने की मोहरों से भरा बर्तन और मिल गया। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उन दोनों बर्तनों को ले लेने का निश्चय किया। उसने वहां से दोनों बर्तन उठाए और पास के तालाब पर ले गया। उसी तालाब से चंपक के पेड़ के लिए पानी लिया जाता था। वे दोनों बर्तन उसने उस तालाब के किनारे कीचड़ में गाड़ दिए। बर्तन गाड़ कर वो घर वापस आ गया और छोटे चोर के पास आकर लेट गया। छोटा चोर उस समय भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। सुबह जब छोटा चोर, जिसने सोने की मोहरों का बर्तन पहले देखा था, सोकर उठा, तो वह धीरे से चंपक के पेड़ के पास गया ताकि वह अपना खजाना वहां से ले सके। पर वहां पहुंचकर तो उसको कोई बर्तन दिखाई नहीं दिया। उसको लगा कि उसके साथी बड़े चोर ने उसे कहीं छिपा दिया है। ये सोचकर वो अपने सोते हुए साथी के पास ये देखने के लिए गया कि शायद उसके शरीर पर कहीं कोई निशान उसको ऐसा दिखाई दे जाए जिससे उसको ये पता चल जाए कि उसने वो बर्तन कहाँ छिपाया है। उसने एक जासूस की नजर से अपने साथी का सारा शरीर देखा तो उसको उसके टखनों पर कीचड़ लगी दिखाई दे गई। उसने तुरंत ही सोच लिया कि उसने वो खजाना कहीं तालाब में छिपाया होगा। पर तालाब के किस हिस्से में, किस किनारे पर? वो उसके किसी भी हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता था। सो वह तालाब के चारों तरफ चक्कर काट आया। जब वह तालाब के 3 तरफ चक्कर काट रहा था तो उसने देखा कि मेढक वहां से पानी में कूद रहे थे, पर चौथी तरफ से कोई मेढक नहीं कूद रहा था। बस उसने सोच लिया कि उसने खजाना तालाब के चौथे किनारे की तरफ ही छिपाया होगा। वो चौथे किनारे की तरफ चल दिया और थोड़ी ही देर में उसको सोने की मोहरों से भरे 2 बर्तन मिल गए। उसने उनको उठाया और गाय के घर में ले गया। वहां से उसने वो शरारती गाय बाहर निकाली जिसको वह रोज चराने ले जाया करता था, और उसकी पीठ पर उन बर्तनों को रखकर वो अपने गांव को चल दिया। सुबह को जब कौवों की आवाज पर बड़ा चोर उठा तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका साथी वहां नहीं था। वो तुरंत ही तालाब के किनारे गया और देखा कि सोने की मोहरों वाले बर्तन तो वहां नहीं थे। वो गाय वाले घर में भी गया तो उसने देखा कि वहां तो गाय भी नहीं थी। बड़ा चोर तुरंत ही समझ गया कि छोटा चोर सोने की मोहरों के दोनों बर्तन उस गाय पर लाद कर वहां से भाग गया है। पर वह भागा कहाँ होगा? वो यकीनन ही अपने गांव गया होगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये सब विचार घूमे, वह भी वहां से तुरंत ही चल दिया और जाकर उसको पकड़ लिया। जब वो शहर से होकर जा रहा था तो जितना भी पैसा उसके पास था वो उसने एक कीमती जूता जिसमें सोने के फीते लगे हुए थे खरीदने में लगा दिया। वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों को छोड़कर छोटे छोटे रास्तों से होकर जल्दी जल्दी चला। उसने छोटे चोर को पकड़ लिया था जो धीरे धीरे गाय के साथ जा रहा था। वो उससे करीब करीब 200 गज आगे निकल गया और अपना एक जूता सड़क के बीच में डाल दिया। वो 200 गज और आगे चला और उसने एक बड़े पेड़ के सामने, जिस पर खूब घनी पत्तियां थी, अपना दूसरा जूता भी सड़क पर डाल दिया। उसके बाद वह उस पेड़ की घनी पत्तियों में छिपकर बैठ गया। छोटा चोर पहले जूते तक आया और उस जूते को देखकर बोला, ओह ये कितना सुंदर जूता है, इसमें तो सोने के फीते भी लगे हुए हैं। अब क्योंकि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ तो ये जूते मेरे पहनने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पर मैं एक जूते का क्या करूँगा? ये सोचकर वो जूता उसने वहीं छोड़ दिया और आगे चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको दूसरा जूता मिल गया। वो खुशी से बोला, अरे यहाँ तो ये दूसरा जूता भी पड़ा है। मैं भी कितना बेवकूफ था कि मैंने वो पहले वाला जूता नहीं उठाया। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मैं अपनी गाय इस पास वाले पेड़ से बांध देता हूँ और वो पहले वाला जूता लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाय को पास के एक पेड़ से बांधा और पहले वाला जूता लेने चल दिया। इस बीच बड़ा चोर पेड़ पर से उतरा, छोटे चोर की गाय खोली और उसे अपने गांव की तरफ हाँक ले चला। उसने राजा की बड़ी वाली सड़क यानी राजपथ नहीं लिया, बल्कि छोटी छोटी सड़कों से गया। छोटा चोर जल्दी जल्दी पीछे गया, पहला वाला जूता उठाया और पेड़ के पास वापस आया
जहां उसकी गाय बंधी थी। पर यह क्या, वहां तो उसकी गाय नहीं थी। उसको विश्वास हो गया कि यह काम तो बड़े चोर का ही था। वो वहां से बहुत तेज तेज चला और बड़े चोर के पहुंचने से पहले ही अपने गांव आ गया। वो बड़े चोर के घर के दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही बड़ा चोर गाय के साथ अपने घर पहुंचा, छोटा चोर बोला, भाई तो तुम सुरक्षित आ गए, चलो अंदर चलते हैं और यह पैसा बांट लेते हैं। बड़े चोर ने उसकी यह सलाह तुरंत ही मान ली। दोनों चोर घर के अंदर पहुंचे। गाय की पीठ से उतारकर आंगन में दोनों बर्तन रखे गए। फिर वे एक कमरे में गए और कमरे को बंद करके पैसे को बांटने लगे। 2 मुहरें हाथ में उठाई गईं। एक मुहर एक ढेर में रखी गई और दूसरी मुहर दूसरे ढेर में। ऐसा वे तब तक करते रहे जब तक कि दोनों बर्तन खाली नहीं हो गए। आखिर में एक मुहर बच गई। अब सवाल ये था कि इस आखिरी मुहर को कौन ले। अब ये तो बड़ी परेशानी का मामला था, पर काफी हील हुज्जत के बाद ये तय हुआ कि वह मुहर अभी तो बड़े चोर के पास रहेगी, पर सुबह होते ही उसको तुड़वा कर दोनों में बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। रात को बड़े चोर ने अपनी पत्नी और अपने घर की दूसरी स्त्रियों से कहा, देखो ये छोटा चोर कल इस बची हुई मुहर को बांटने के लिए आएगा, पर मैं उसको वह हिस्सा देने को तैयार नहीं हूँ। तुम लोग कल एक काम करना, घर के आंगन में जमीन पर एक कपड़ा बिछा देना, मैं उस पर मरे जैसा लेट जाऊंगा। दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वाकई मर गया हूँ, मेरे सिर के पास तुलसी का एक पौधा रख देना। और जब तुम लोग उस छोटे चोर को घर के दरवाजे की तरफ आते देखो तो जोर जोर से रोना शुरू कर देना, तो वह चला जाएगा और फिर मुझे उससे यह मुहर बांटनी नहीं पड़ेगी। सारी स्त्रियों ने उसकी वो सलाह मान ली। अगले दिन दोपहर को बड़ा चोर आंगन में बिछे कपड़े पर मरे जैसा लेट गया। घर की स्त्रियों ने उसके सिर के पास तुलसी का एक पौधा रख दिया। जब छोटा चोर घर के दरवाजे के पास आया तो घर की स्त्रियों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जब वो ये सोचते हुए कि यह सब क्या हो रहा है, घर के दरवाजे के और पास आया, तो स्त्रियों ने उससे रोते हुए पूछा, तुम दोनों लोग कहाँ गए थे? तुम लोग वहां से क्या लाए? तुमने इसके साथ क्या किया? कुछ तो बताओ, देखो न यह मर गया। और यह कहकर वे और जोर जोर से रोने लगी। छोटे चोर ने ये सब कुछ देखते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा दोस्त और भाई चला गया, पर मुझे अब उसके अंतिम संस्कार में तो जाना ही चाहिए। तुम सब यहाँ से चली जाओ, तुम तो सब स्त्रियां ही हो, सो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब यह मेरा काम है कि मैं ये देखूं कि इसका दाह संस्कार ठीक से हुआ या नहीं। कहकर वो बहुत सारी फूस ले आया और उसकी एक रस्सी में बट लिया। वो रस्सी उसने बड़े चोर के पैरों में बांध दी और उसको खींच कर ले जाने लगा। पूछने पर कि वो उसको कहाँ ले जा रहा है, उसने बताया कि वो उसको जलाने के लिए शमशान ले जा रहा है। जब बड़े चोर को खींच कर ले जाया जा रहा था तो उसका सारा शरीर छिला जा रहा था और उसमें घाव हो रहे थे, पर वह शांत ही रहा, कुछ बोला नहीं। उसने सोच रखा था कि आज वह अपना नाटक पूरा करेगा और इस तरह से छोटे चोर को अपनी सोने की मुहर देने से बच जाएगा। जब तक छोटा चोर बड़े चोर के शरीर को लेकर शमशान पहुंचा, सूरज डूब चुका था। पर जैसे ही वो उसको जलाने के लिए चिता बना रहा था तो उसे याद आया कि वो आग लाना तो भूल ही गया। अगर इस समय वो आग लाने गया तो यकीनन ये बड़ा चोर उसके पीछे से यहाँ से भाग जाएगा। तो फिर अब क्या किया जाए? उसने लाश की रस्सी पेड़ की एक शाख से बांध दी और उसको उल्टा लटका दिया। वह खुद भी पेड़ की शाख पर चढ़कर बैठ गया और रस्सी को कसकर पकड़ लिया, कहीं ऐसा न हो कि रस्सी टूट जाए और बड़ा चोर भाग जाए। जब वे लोग वहां इस हालत में थे तो वहां से डाकुओं का एक झुंड गुजरा। एक लाश के इस तरह टंगे देखकर उस झुंड के सरदार ने कहा, हमारा काम तो आज बड़े अच्छे मुहूर्त पर शुरू हुआ है। ब्राह्मणों और पंडितों का कहना है कि अगर यात्रा की शुरुआत में ही कोई लाश देखने को मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा शकुन होता है। अब क्योंकि हम लोगों ने लाश देख ली है तो आज की रात हमारा काम जरूर बनेगा। और अगर ऐसा हुआ
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम अपना काम खत्म करके लौट कर आएंगे तो सबसे पहले इस लाश को जलाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। सारे डाकुओं ने उसकी यह बात मान ली और वे सब अपने काम पर चले गए। गांव जाकर वे एक अमीर आदमी के घर में घुस गए। वहां जाकर तलवार की नोक पर उन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया। वे सब वहां से सामान लेकर इतनी चुपचाप भागे कि गांव का एक चूहा भी नहीं हिला, क्योंकि वे अपनी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से अपना काम कर आए थे। सो उन्होंने पहले उस लाश को जलाने का सोचा जिसे वे पेड़ पर लटका छोड़ आए थे और जिसके जलाने का प्लान वे बना कर चले थे। जब वे वापस वहां आए तो वह लाश वहीं लटक रही थी, क्योंकि बड़े चोर ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको छोटे चोर को आधी मुहर देनी पड़ जाए। डाकुओं ने जमीन में एक गड्ढा खोदा, लाश को पेड़ पर से उतारा, गड्ढे में लकड़ियां भरी, लाश को उनके ऊपर रखा और जैसे ही वे उसमें आग लगाने वाले थे कि लाश ने एक चीख मारी और गड्ढे में से ऊपर कूद गया। उसी समय छोटा चोर भी एक चीख मारकर पेड़ से नीचे कूद गया। ये देखकर डाकू तो बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि लगता है कि लाश को किसी बुरी आत्मा ने घेर रखा है और कोई भूत पेड़ पर से नीचे कूद गया है। वे इतने ज्यादा डर गए थे कि गांव से पैसा और जवाहरात आदि जो कुछ भी वे लूट कर लाए थे वो सब वहीं छोड़कर भाग गए। ये देखकर छोटा चोर और बड़ा चोर दोनों बहुत जोर से और बहुत देर तक हंसते रहे। फिर सब पैसा और जवाहरात लेकर वे घर चले गए और बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम इन दोनों चोरों के बेटों की कहानी सुनेंगे।